अपने YouTube चैनल एग्जाम 21 में आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से रिलेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। और आगामी एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश RO का होना है, इस एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इस श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? ओके, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त एंड ऑप्शन डी है घटोत्कच। तो इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त। ओके, तो गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 219 ईस्वी, ऑप्शन बी है 319 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 606 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी है 144 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा बी, 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। और गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठने के पश्चात इस संवत को प्रारंभ किया, यानी 319 में उसने एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी शासक का नाम भी पूछ देगा तो शासक का नाम चंद्रगुप्त फर्स्ट था या प्रथम था जिसने गुप्त संवत प्रारंभ किया। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी है हरिसेन एंड ऑप्शन डी है भास। तो प्रयाग प्रशस्ति जो वर्तमान में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है, या डिस्ट्रिक्ट में इलाहाबाद जिले का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो यह प्रयाग प्रशस्ति प्रेजेंट में यानी वर्तमान में प्रयागराज जिले में स्थित है और इसके लेखक का नाम है हरिसेन। ओके, तो हरिसेन है, और यह भी आप लोग जानते रहिएगा, एग्जाम में पूछ देता है या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किसके समय में लिखा गया? तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखा गया। ओके, इस प्रकार 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। और किस शासक द्वारा इस प्रशस्ति या किसके शासनकाल में यह प्रशस्ति लिखी गई? तो हरिसेन, समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिसेन द्वारा इसे लिखा गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ओके, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त को एंड ऑप्शन डी है कुमारगुप्त को। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एंड ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ था? तो कुशल संगीतज्ञ समुद्रगुप्त था। इस बात का प्रमाण उसके सिक्के से मिलता है। सिक्के पर उसे बीड़ा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। ओके,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवराज भी है। ओके, यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य शासक है, इसलिए मौर्य शासक के समय में या मौर्य काल में फाहियान नहीं आया था, अपितु मेगास्थनीज आया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीछे के भाग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मौर्य काल से जो रिलेट क्वेश्चन श्रृंखला था, भाग था, तो उसमें आप लोग अवश्य देख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज आया था, और वह जबकि फाहियान चंद्रगुप्त यानी गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ओके, ऑप्शन ए है शकों के उन्मूलन के बाद, ऑप्शन बी है अपने समस्त विजय अभियानों के बाद, ऑप्शन सी है अपने विवाह के बाद, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ए, शकों के उन्मूलन के बाद। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का 32 ग्रेन का था, 32 ग्रेन का था। इस प्रकार ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन कई बार आया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो चांदी का सिक्का चलाया था उसका वजन कितना था? तो 32 ग्रेन यानी 32 ग्रेन था, और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, और चांदी का सिक्का भी चलाया। इसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि भी, टाइटिल भी धारण की। तो यह इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय एंड ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है या रिलेट है, क्योंकि उस स्तंभ लेख पर चंद्र नाम अंकित है। इसी से इस बात का पता चलता है कि चंद्र नाम का जो राजा था, शासक था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है बेताल भट्ट, ऑप्शन सी है छप्पड़क एंड ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो यहाँ पर हम लोग को यह देखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो राज दरबार में यानी कोर्ट में नवरत्न थे, यानी 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसे नवरत्न की संज्ञा दी गई है। तो उसमें अमर सिंह थे, बेताल भट्ट भी थे और छप्पड़क भी थे, जबकि नागार्जुन नहीं थे। नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल से रिलेट है या कनिष्क के समकालीन है, कुषाण शासक कनिष्क। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था।
तो नागार्जुन शामिल नहीं थे। जबकि अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ भी लिखा है, जिसमें भूमियों के प्रकार अथवा टाइप अथवा कोटि के बारे में उल्लेख किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद बेताल भट्ट और छप्पड़क इनके राज दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, जबकि नागार्जुन नहीं रहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था। ऑप्शन ए है ऐहोल, ऑप्शन बी है जूनागढ़, ऑप्शन सी है नानाघाट एंड ऑप्शन डी है एरण। तो सती प्रथा का फर्स्ट टाइम एविडेंस जो देता है या उल्लेख करता है वह प्रथम अभिलेख है एरण अभिलेख, और एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है, और किस शासक से रिलेट है, तो भानुगुप्त शासक, जो गुप्त शासक भानुगुप्त था उसके शासन काल से रिलेट है। 510 ईस्वी में यह एरण स्थान या एरण नामक जो साइट है या स्थान है, यह मध्य वर्तमान में एमपी में पड़ता है, जानते रहिएगा आप लोग। तो कई तरह से क्वेश्चन आप लोगों को यह मिल जाएगा, पूछा जाता है कि सती प्रथा का फर्स्ट टाइम पहली बार उल्लेख अभिलेख कहाँ मिलता है, तो एरण में मिलता है, और एरण मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह कब का है, 510 ईस्वी का है। किस शासक के काल से रिलेट है या संबंधित है, भानुगुप्त, गुप्त शासक भानुगुप्त के शासन काल से संबंधित है या शासन काल का है। ओके, अगला प्रश्न है, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम किस स्मृति में मिलता है। ऑप्शन ए है नारद स्मृति, ऑप्शन बी है पराशर स्मृति, ऑप्शन सी है याज्ञवल्क्य की स्मृति, और ऑप्शन डी है मनु स्मृति। तो इसका सही आंसर होगा याज्ञवल्क्य की स्मृति। ओके, कायस्थ शब्द का उल्लेख फर्स्ट टाइम याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, और गुप्त काल में कायस्थ वर्ग प्रकाश में आया या लाइट में आया। ओके, अगला क्वेश्चन है, हुणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया। तो हुणों ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया। ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है पलाश, ऑप्शन डी है सेना। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त। हुणों ने गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया। विरुद्ध से मतलब है टाइटिल या उपाधि धारण नहीं किया। ऑप्शन ए है परमेश्वर, ऑप्शन बी है धर्म प्रवर्तक, एंड ऑप्शन सी है परम भट्टारक, एंड ऑप्शन डी है महाराजाधिराज। तो इसमें ध्यान रखना है कि गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध यानी उपाधि धारण नहीं किया था। तो परमेश्वर की उपाधि धारण किए थे, परम भट्टारक की उपाधि धारण किए थे, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे, जबकि धर्म प्रवर्तक की उपाधि धारण नहीं किए थे। तो इसमें सही आंसर होगा बी, कि गुप्त शासकों ने धर्म प्रवर्तक की उपाधि या टाइटिल धारण नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है देवगढ़ में, ऑप्शन बी है तिगवा में, ऑप्शन सी है भीतर गांव में, एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए देवगढ़ में। ओके, यानी गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है या स्थित है, देवगढ़ में। देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, और देवगढ़ पड़ता है प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। और उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ओके, यानी विष्णु के 10 अवतार इस मंदिर में दिखाए गए हैं या प्रदर्शित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहते हैं। ऑप्शन ए है वाणिज्य एवं व्यवसाय में प्रगति के कारण,
ऑप्शन बी है कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण। ऑप्शन सी है तकनीकी प्रगति के कारण। ऑप्शन डी है सार्वभौम सत्ता के कारण। तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होगा वह बी होगा, कला एवं साहित्य के प्रगति के कारण उसे क्लासिक युग कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है धमेख स्तूप स्थित है। तो धमेख स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सांची में, ऑप्शन बी है भरहुत में, ऑप्शन सी है सारनाथ में एंड ऑप्शन डी है झांसी में। तो इसका सही आंसर होगा सांची में। सारनाथ में। धमेख स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। इस बात को ध्यान रखिएगा, सांची में नहीं स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विशाखा दत्त, ऑप्शन बी है वाण भट्ट, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है भास। तो इसका सही आंसर होगा सी, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। ओके, अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विशाखा दत्त, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा एंड ऑप्शन डी है जयदेव। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन गुप्त शासक नहीं था? ऑप्शन ए है रामगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है देवगुप्त। क्वेश्चन कह रहा है कौन गुप्त शासक नहीं था? तो रामगुप्त गुप्त शासक था, समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश का शासक था और सी कह रहा है चंद्रगुप्त भी गुप्त वंश का शासक था, जबकि देवगुप्त गुप्त वंश का शासक नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा डी कि देवगुप्त गुप्त वंश का शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? ओके, ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म और ऑप्शन सी है पौराणिक धर्म। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? बौद्ध धर्म का नहीं हुआ था, जैन धर्म का नहीं हुआ था, अपितु पौराणिक धर्म का हुआ था, क्योंकि गुप्त काल में ही पुराण फर्स्ट टाइम लिखे गए थे। ओके, तो यह इस भाग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, गुप्त काल से रिलेट संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।